अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। ऑपोजिशन तहरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें कर रही है। ऑपोजिशन लीडर समेत इसके बाकी रहनुमा जो हैं वो भी हुकूमत की हलीफ जमातें, जो इत्तेहादी जमातें, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, बड़े तवातुर के साथ हो रही हैं। लेकिन क्या ये मुलाकातें महज रस्मी और सियासी हैं या इससे बढ़कर ये नतीजा खेज भी साबित होंगी? इत्तेहादी जमातों के अलावा अब ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन से मुलाकातों की खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या इन मुलाकातों से ऑपोजिशन को मतलूबा नतायज मिल सकते हैं? मतलूबा नतायज से मुराद जाहिरी तौर पर वो नंबर्स हैं जो ऑपोजिशन को तहरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए पूरे करने हैं, और वो इन इत्तेहादी जमातों या तहरीक इंसाफ के जो अपने मेंबरान हैं उनके बगैर, उनको साथ मिलाए बगैर पूरे नहीं हो सकते। क्या ऑपोजिशन ये जो नंबर गेम है या इन नंबर्स को जो है वो पूरा कर सकेगी? आज ऑपोजिशन रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि वो किसी अंपायर की उंगली की तरफ नहीं देख रहे और तहरीक अदम एतमाद के लिए उन्होंने गिनती पूरी कर ली है। हम किसी अंपायर की उंगली की तरफ नहीं देख रहे। जितना नंबर बैलेंस करने के लिए या इनके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को जो है वो अबॉलिश करने के लिए दरकार है, उससे ज़्यादा लोग, इनके अपने लोग जो हैं वो इनको छोड़ने को तैयार हैं और हमारे साथ राब्ते में भी हैं। टोटल वहाँ पे बैलेंस जो है वो 6 वोट का है, और अगर 7 या 8 लोग जो हैं इनके खिलाफ अदम एतमाद का इजहार कर दें तो फिर आप मुझे बताएं कि इनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है। यही सूरत हाल जो है वो 14 या 15 वोटों की असेंबली में है। दूसरी तरफ इस तहरीके अदम एतमाद की जो टाइमिंग है कि कब इसने आना है, इसको लेकर अभी तक जो है वो सूरत हाल वाज़ेह नहीं। हुकूमत ऑपोजिशन को चैलेंज कर रही है कि वो तहरीके अदम एतमाद ला कर दिखाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का आज उन्होंने मीडिया से जो गुफ्तगू की उसमें कहना था कि हुकूमत को वफाक और पंजाब में कोई खतरा नहीं, जबकि जहांगीर तरीन के हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जहांगीर तरीन पार्टी के साथ ही रहेंगे। ये जो हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं, इन पे तो उनके घर ये मुंह और मसूर की दाल। सेनेट में कल जहाँ पे उनकी अक्सरियत थी वो वहाँ पे वोट पूरा नहीं करा सके। नेशनल असेंबली में उन्होंने वोट क्या पूरा कराना है? अगर जरूरत है तो मैं कहता हूँ परसों नहीं कल ही लेके आए। सारी हुकूमत बड़ी मजबूत है और इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत को ना वफाक में कोई खतरा है ना पंजाब में कोई खतरा। जहांगीर तरीन साहब का बहुत एहतराम का ताल्लुक है मेरा, वो पार्टी के साथ रहेंगे और किसी तौर पर भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा दो और अहम खबरें हैं। एक तो हुकूमत ने फैसला किया है कि वफाकी वज़रा भी इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे और इस हवाले से काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस का सामना रहता था। क्या यह फैसला दुरुस्त है? और इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए जो है वो बढ़ा दिए हैं और बिजली की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है, जिस पर ऑपोजिशन की तनकीद है। इस पर भी प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली, जो पैनल आज की इस डिबेट में इन खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, तारुफ करा देता हूँ। हसन खावर साहब तर्जुमान है, पंजाब हुकूमत के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमें इस डिबेट में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। शैला रजा साहब आगे ना, सीनियर पॉलिटिशियन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे आज की इस डिबेट में। शैला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं पहले ये जो मुलाकात की जो खबरें हैं और ये जो नंबर गेम की बात हो रही है इस पर बात कर लेते हैं, फिर ये जो ऑर्डिनेंस और महंगाई वाला मामला उस पर हम बात करेंगे। अब्बासी साहब, मैं आपसे इस डिबेट का आगाज कर लेता हूँ। अब्बासी साहब, कोई उम्मीद है आप लोगों को? इत्तेहादियों से तो मुलाकातें आपकी हो रही हैं, लेकिन अब ये जहांगीर तरीन के साथ भी मुलाकात की जो है वो खबरें सामने आ रही हैं, पता नहीं हुई है या नहीं। कोई आपको इस बारे में जो है वो अगर कोई इल्म हो तो जरूर हमारे साथ हमारी को रहनुमाई करें कि अगर मुलाकात हुई है और क्यों हुई है और फिर क्या उसके अंदर जो है वो बात हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सियासी लोगों से मिलते रहते हैं, जो पार्लियामान के अंदर उनसे भी मिलते रहते हैं, जो पार्लियामान की बाहर जमाते हैं उनसे भी मिलते रहते हैं, सियासी बरकरार रखते हैं, मीटिंग्स रहती हैं, और इसमें भी दूसरी कोई राय नहीं कि अपोजिशन का फैसला है और मुसलमान फैसला है कि इस हुकूमत के खिलाफ हम हर वो इकदाम करेंगे जो आइन जिसकी इजाजत देता है और जिसको कानून की इजाजत होती है जिसके अंदर, और उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी है। उसके लिए माहौल भी तैयार है, मीटिंग्स भी हो रही हैं, राइज से भी बातें की जा रही हैं और बेशुमार लोग
PTI के खुद भी राब्ते में हैं, जो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी हालात है वो बहुत नाजुक है। ये एक मैं आपसे बड़ा प्रोग्राम आप करते हैं, मैं बता दूं कि ये कोई जात की जंग नहीं है, ये कोई इक़्तिदार की जंग नहीं है। ये इस वक्त रियासत पाकिस्तान खतरे में है, सिक्योरिटी का इशू है, जो माशी इशू है, इतना ज्यादा बुरहानी शक्ल अख्तियार कर गया है। जो IMF के साथ जो चीजें सिलेंडर कर दी गई हैं, जिस तरह लोग महंगाई में पिस रहे हैं, जिस तरह हर रोज की बुनियादों पर कीमतें बढ़ रही हैं, ये कोई बहुत बड़ा बहुत तबाही की तरफ चीजें जा सकती हैं। इसको बचाने के लिए जो हुकूमत में बैठे हुए हैं या जो बाहर बैठे हुए हैं, सारे इस बात पे उनका इत्मीनान है और उनका यकीन है कि अगर फौरी तौर पर कोई इक़दाम उठाकर अब्बासी साहब देखिए, ये मुलाकातें ज़ाहिर बात है, आपने कहा सियासी लोग हैं, मिलते हैं, मगर सवाल ये है कि क्या ये फिर रस्मी मुलाकातें हैं या फिर जिस तरह से मैंने अपने इब्तिदाई में कहा कि कोई नतीजा खेज भी हैं? देखिए, ये मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि ये वक्त आने पे चीजों का पता चलेगा और वो वक्त शायद जल्द आए जब चीजें सारी सामने हो जाएंगी। लेकिन भारत जहां सारी चीजें डिस्कस होती हैं रस्मी, वहां आज हुकूमत की कारकर्दगी और हुकूमत को घर भेजने के दोनों इशू हमेशा डिस्कशन में रहते हैं। अच्छा, मगर इत्तेहादी या तहरीक इंसाफ के मेंबरान, आप ज़ाहिर बात है अपोजिशन है, उनको आपको कन्विंस करना है, आपको क्या लगता है क्यों आपका साथ देंगे? क्योंकि अभी तक वो हुकूमत के जो है वो साथ रहे हैं, तो अगर उनको साइड स्विच करके आपकी तरफ आना है तो वो क्यों आपके साथ जो है वो चलें? एक तो ये आप समझे कि अब अगर टाइम पूरा भी हो जाए तो इलेक्शन को में बहुत थोड़ा टाइम रह गया, लोगों ने इलेक्शन कैंपेन में जाना है। उससे भी ज्यादा रियासत पाकिस्तान को अगर कोई बड़ा मसला दरपेश हो तो हर आदमी परेशान होता है, हर आदमी की कॉन्स्टिट्यूंसी, हर आदमी का हल्का है, हर आदमी अपने हल्के में जाता है, लोगों से मिलता है। इस वक्त जो हुकूमत के साथ खड़ा होगा या हुकूमत के अंदर रहेगा, वो अगला इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान अमल में नहीं जा सकता। उसे पता है कि लोग का जो गुस्सा है, गम है, और वो लोगों का बड़ा जायज गुस्सा है कि जो बिजली के बिल ना दे सके, जो अपने बच्चों की फीस ना दे सके, जो आप देखें कि पेट्रोल की आप कीमतें देख लें, जो वही तनख्वाह है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहा करते थे कि मैं एज ए वज़ीर आज़म जितने पैसे मिलते हैं मेरा गुजारा नहीं होता है, एक आम आदमी, वो जो गुस्सा है अवाम का, वो जो अवाम में इस वक्त बहुत ज्यादा शदीद हुकूमत के खिलाफ मैं नफरत का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, उसका निशाना वो भी बनेंगे। लिहाजा अगर उन्होंने अपनी सियासत की बका करनी है और इस मुल्क के साथ वफादारी करनी है तो मुझे यकीन है कि वो बाहर निकलेंगे और साथ देंगे, और ये वो कहते भी हैं। ठीक है, मैं जरा बिल्कुल ठीक, मैं सर जरा ये हसन खावर साहब आपकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन पहले जरा शैला साहबा से जरा मैं पूछ लूँ। शैला साहब, ये टाइमिंग के हवाले से ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन तो ऐलान जारी बात है कर चुकी है, लेकिन हुकूमत जो है वो जैसे ऑपोजिशन को कह रही है कि भाई तहरीक अदम एतमाद जो है वो किधर है आपकी, तो आप लेकर आएँ, और ये क्या है टाइमिंग के हवाले से जो है वो क्या सूरत हाल क्यों वाजे नहीं है? और अगर इतनी मुलाकातें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी की भी क़यादत की जो है वो मुलाकातें हुई हैं, अभी भी जो है वो चल रही हैं, तो फिर क्या ये कुछ चीज़ें कब तक जो है वो वाजे होना शुरू होंगी? हुकूमत के घबराने का तो बहुत पहले ही अमल शुरू हो गया था, लेकिन ज़बानी कलामी जमा खर्च से काम चला रही थी, क्योंकि अवाम को तो एक रिलीफ भी नहीं मिल सका। और वज़ीर आज़म जो हैं, जिस तरह से उन्होंने कल जो ज़बान की हद कर दी, जो कि कहीं से भी एक वज़ीर आज़म की स्पीच नहीं थी, एक इंतहाई गैर मयारी ज़बान और जुमलों के साथ जो वार था अपने तौर पे उनका कामयाब तरीन, जिसका वो अपने MNAs और MPs को भी दर्स देते रहते हैं कि मेरे शेरों, मेरे टाइगरों, चलो तुम पीछे रह गए, अभी मैं गंदे गंदे अल्फाज कहता हूँ। तो वो कल बड़ा उन्होंने अपना स्टैंडर्ड शो किया। अच्छा। तो उससे समझ तो आ रहा है कि वज़ीर आज़म समेत सब घबरा चुके हैं और अब हमसे मुकाबला कर रही है तहरीक इंसाफ। अल्लाह अल्लाह, इतने अजीम लोग कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में ये इन्फ्लेशन रेट था, PMLQN के ज़माने में ये था, तो आपको तो पता था ना, आप तो 200 माहिर माशियात के साथ थे ना, आपका तो हमसे मुकाबला ही नहीं है। कहाँ
हम जैसे लोग कहाँ आप आला अरफा आसमान से उतरे हुए, हमसे आप मुकाबला करने के लिए थोड़ी आपने हुकूमत बनाई थी। तो आप अच्छा। वो घबराहट तो नजर आ गई। अब रही बात हमारी, तो अच्छा। अगर हमारे पास नंबर पूरे होते तो हम ऑपोजिशन तो ना होते ना, हम सबसे खुल्लम खुल्ला मिल रहे हैं, हर एक से बात कर रहे नहीं, हैं बिल्कुल और इनके इत्तेहादियों से बात करके हमने ये साबित कर दिया है कि इत्तेहादी भी बेचारे वो ये कह रहे हैं कि इनकी तो हुकूमत ही नहीं है, ये तो रियासत ने हमें इनके साथ, जैसे इनको साथ लाए हमें इनके साथ बिठा दिया है, वरना हम इनकी पॉलिसी से खुश नहीं है। तो ये हमने अवाम को सुनवाना था, सुनवा दिया। अब हम उन लोगों से बात कर रहे देखिए, हैं इत्तेहादी जो मिलते हैं शैला ये साहबा, समझते हैं। शैला साहबा, इत्तेहादियों से पूछा जाता है, वो जो कहते कि हैं कि हम एक सियासी मिनट, लोग हैं, हाँ। हम हर किसी से मिलते हैं। आप लोगों से हम पूछते हैं तो आप भी कहते हैं कि हम सियासी लोग हैं, हम हर किसी से मिलते हैं। लेकिन इन मुलाकातों का फिर वही जो मैंने अब्बासी साहब से पूछा कि क्या ये 8-10 सियासी दिन में आपको मुलाकातें ही रिजल्ट, समझा जाए या 8-10 उससे दिन में नहीं, अच्छा, 8-10 दिन दिन में आपको और बेहतर 8-10 दिन मुझे, मेरे अपने हिसाब में मैं समझती हूँ कि इसका अच्छा। एक बेहतर चेहरा आपको सामने पता होगा आएगा। जी, आपकी और माशाल्लाह आपकी जिस इंफॉर्मेशन तरह अच्छी होती है। जिस तरह नहीं, जिस तरह पेट्रोल के एकदम से 12 रुपए से ज्यादा बढ़े हैं और उसके बाद जो महंगाई का तूफान आया है और ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे अवाम को चूना लगा लगा के जो है वो बिजली के रेट्स बढ़ रहे हैं, मैं समझती हूँ कि लोगों की बर्दाश्त अब खत्म हो रही है और लोगों को संभालने के लिए ब्रांड खुद जमीन पे आ गया और वो ब्रांडेड जबान इस्तेमाल हो रही है कि अल्लाह अल्लाह। तो ये वजीर आजम की तो जबान नहीं है, हुकूमत वक्त की तो जबान ऐसी नहीं होती। उनको तो कहना चाहिए हमने इतने NICVD बना दिए, हमने इतने लेवर ट्रांसप्लांट कर दिए, हमने इतने बाईपास बना दिए, अंडरपास बना दिए, हमने इतने डैम बना दिए, हमारे यहाँ तो देखो जो हमारा सेहत कार्ड है उस पर हर्निया का भी ऑपरेशन हो सकता है। ये सब बातें बतानी चाहिए। ये सारी बातें तो बेचारे बता नहीं सके, उल्टा अपने यहाँ 10 नंबर अलग कर लिए। तो मैं ये जरा हसन खावर साहब से जरा पूछता हूँ। हसन खावर साहब, दो चीजें जरा आप एड्रेस कर दीजिए, क्योंकि एक अब्बासी साहब की तरफ से बात हुई और उन्होंने कहा कि जी कि ये जो आपके इत्तेहादी हैं या आपके जो मेंबरान हैं वो अगले इलेक्शन का जो वो सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले सर ये साथ साथ जो है वो पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद की जो है वो बात होती है। ये राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि भाई हमारे पास पंजाब में भी जो है वो हमने जो है वो कर लिया है, क्योंकि पंजाब एक मरकज़ की बात होती है और दूसरा पंजाब की। तो पंजाब में भी आपको लग रहा है, क्योंकि ये आपका सर है जो है वो आपके ऑफिस से कंसर्निंग है, को पंजाब में भी जो है वो इस वक्त नंबर्स जो हैं वो कोई आगे पीछे हैं या ऑपोजिशन के पास जो है वो नंबर पूरे हैं? देखिए रेहान, बात ये है कि पहले 3.5 साल की तारीख में नजर दौड़ा लें ऑपोजिशन की और उसकी क्रेडिबिलिटी फिर मेरा ख्याल है खुद फैसला कर लें। अवाम भी फैसला कर ही रही है कि 3.5 साल से कभी जुदा होते हैं, कभी इकट्ठे होते हैं। अब इस दफा इकट्ठे होकर उन्होंने कहा जी हमने ये करना है। पहले इसी तरह के बुलंदोबान दावों के साथ कभी एक इत्तेहादी जमात से मिल रहे हैं, कभी दूसरे से मिल रहे हैं, कभी एक दरवाजे पे कभी दूसरे दरवाजे पे, हर जगह से जवाब मिल गया है। अब फाइनली वो ये कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट के जो अपने लोग हैं वो हमारे साथ आ गए हैं। भाई अगर आ गए हैं तो आप तहरीक अदम एतमाद लिए हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसके ऊपर मेरी स्टेटमेंट या किसी और की स्टेटमेंट तो अहम नहीं है। अगर आपके बंदे पूरे हो गए तो लिए कल, मसला क्या है? कोई मसला नहीं है इसके अंदर। लेकिन सच ये है कि इनके बंदे पूरे नहीं है। अगर होते तो आप मुझे बताइए, मेरे और आपका इंतजार कर रहे होते, आ ना चुके होते। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब ये तहरीक अदम एतमाद, मैं आपको बता भी देता हूँ कि इनसे लोग क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे। इनसे लोग इसलिए नहीं इकट्ठे हो रहे कि खान साहब की दुश्मनी में तो ये सारे इकट्ठे हैं, लेकिन उसके आगे इनके रास्ते जुदा जुदा हैं। नून का एजेंडा कुछ और है, पीपल्स पार्टी का एजेंडा कुछ और है, इसीलिए ये एक पेज पे नहीं है। और ये इनको पता है कि ये आगे हमारा ये मसला आना है। पीपल्स पार्टी का देखें ना, सिंध में निजाम चल रहा है, जो वहाँ के हालात हैं वो भी आपके सामने है, जो कराची का हाथ मारा जा रहा है वो भी आपके सामने है। ये तो अभी चल रहा है 1.5 साल और ये चाहते हैं चलाएं। और नून ये चाहती है, मुस्लिम लीग नून, कि भाई ये फ्रेश इलेक्शन हो, और वो नहीं कर सकते। और इत्तेहादियों से उन्होंने क्या, आप मुझे ये बताएं कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है इत्तेहादियों के साथ। जब ये गए चौधरी परवेज इलाही साहब के पास, आपको 1997 याद है जब ये इनके साथ थे, क्या वादे करके लाए थे, फिर कैसे वादों से मुकरे थे। तो इनकी एक हिस्ट्री है ये बैक एंड फोर्थ जाने की, वादे करने की, वादों से मुकरने की। वो क्रेडिबिलिटी जो है
पॉलिटिक्स जो है टेस्ट मैच की तरह है। अच्छा। तो वो आपकी परफॉर्मेंस आगे पीछे आती रहती है। नहीं, भारत अगर में फिर हसान कहूंगा भाई कि अगर- जो जहांगीर तरीन के साथ देखिए, मैं तो अभी अब्बासी साहब से पूछ रहा था कि बता दें मुलाकात अगर हुई है तो क्या बात हुई, लेकिन जहांगीर तरीन या उन जो लोग अपनी एफिलिएशन शो करते हैं या हमने जो पिछले मामलात में देखा, उनका तो पंजाब में एक बड़ा साइजेबल सा जो है वो उनका नंबर है। तो उन मेंबरान को आपको लगता है कि कहीं ऑपोजिशन की तरफ जो है वो जा सकते हैं? नहीं, जहांगीर साहब हमारे साथ हैं, पार्टी के रुकन हैं, पार्टी के सीजन लीडर हैं, कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने कोई मुलाकात की है कि नहीं की, ये तो बेहतर बता सकते हैं जिन्होंने किया है, लेकिन वो हमारे साथ खड़े हैं। ये तो बात आपने पहले खुद भी बात की, फवाद साहब को भी कोट किया। सियासत में मुलाकातें, मेल मुलाकात तो होती रहती है, शादी ब्याह पे वैसे एक दूसरे का आना जाना होता है, कोशिशें भी लोग करते हैं और मुस्लिम लीग नून कोशिशें कर भी रही है। वो तो मैंने आपसे खुद कहा कि कभी एक दरवाजे पे और कभी दूसरे दरवाजे पे वो जा रही है, हो सकता है गए भी हों, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई खातिर ख्वाह कामयाबी कहीं से भी मिली है। और अगर मिली होती तो रेहान वो इंतजार ना कर रहे होते। देखें, बड़ी साफ सी बात है। और उससे भी अहम बात यह है, क्योंकि सारे लोग बात करते हैं महंगाई की, और ये भी जरा पूछ रहे हैं कि जी अगर आप ले आए और अगर कहीं अनहोनी हो जाए और कामयाब हो जाए तो आपने क्या करना है। यानी महंगाई जो ग्लोबल इन्फ्लेशन वेव है, तेल की कीमतें जो ऊपर जा रही हैं, खाम तेल की आलमी मंडी में, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि कर्जा लेके वो ना पास ऑन करें और फिर मुल्क को उसी तरफ धकेलें जहां से हम निकाल के लाए हैं। 2018 में जिस मोड़ पे आप छोड़ के गए थे कि IMF का एक नया प्रोग्राम नागुज़ीर हो चुका था। अच्छा, तो ये हसान भाई ये इकोनॉमी पर आगे करते हैं बात, इकोनॉमी पर आगे करते हैं बात, लेकिन अब्बासी साहब ये वाकई ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की अप्रोच का फर्क है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो फ्रेश फौरी इंतखाबात चाहती है, जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो शायद कोई और जो है वो चाहती है। तो शायला साहबा जो है वो बता सकती है कि पीपल्स पार्टी आगे का रास्ता जो है वो क्या सोचती है। अब अकॉर्डिंग टू हसान साहब वो अभी गवर्नमेंट से नहीं जाना चाहेंगे, तो क्या ये आप लोगों के पास है सोचा है कि इसके बाद क्या होना है और फिर आगे की अप्रोच का फर्क है या नहीं है? मैं आपके सवाल से पहले सिर्फ जो अभी बताया गया है कि जहांगीर तरीन साहब ने अपने ग्रुप के साथ 2-3 दिन पहले एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद जब जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आप किसकी हमायत करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो मुल्क की इस वक्त हालात खतरनाक है, वो जो बातें मैंने अभी आपके सामने इकानमी की सारी गिनाई हैं, वो सारी बात उन्होंने कहा कि मुल्क की इकानमी हम इस खतरे में पहुंचा दी गई है कि अगर फौरी कोई इकदाम न किए गए तो बहुत देर हो जाएगी। उससे वाजिया हो गया था कि उन्होंने अदम एतमाद, उनके ग्रुप अदम एतमाद हुकूमत पर कर चुके हैं। वो ये इतना तो बिल्कुल वाजिया है। और नहीं क्योंकि वो समझते हैं कि उनके साथ इन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की है। वो समझते हैं कि उन्होंने इनको पंजाब में और मरकज में हुकूमत बना के दी है। वो समझते हैं कि उनकी इज्जत पे इन्होंने उछाला है। वो तो शायद मुझे और आपसे 2 कदम शायद आगे अगर उन्हें वक्त हुआ तो जरूर अपनी तरफ से हर आदमी जिसके साथ ऐसा सलूक किया जाए, उसको जिसका दिल दुखाया जाए, जिसकी बड़ी खिदमत हो, जिसके साथ ये सलूक किया जाए, आप समझ सकते हैं कि वो कहां खड़े। तो दूसरी बात यह कि नहीं, हमारे दरमियान कंफ्यूजन नहीं है। जो भी फैसला करेगी लीडरशिप बैठकर, वो फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा। ये मीटिंग के अंदर अपनी अपनी राय जरूर दी जाती है, ये राय आई भी है। यकीनन हमारा बड़े अरसे से और अभी भी ये स्टैंड आके जल्द इलेक्शन होने चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और जिस जमात को मैंडेट मिले वो आकर मुल्क में हुकूमत संभाले और मुल्क की जो मुश्किलात हैं और मुल्क के जो मसाइल हैं और जो मुल्क बुरी तरह फंसा दिया है इन्होंने और माशी जो बुरहान है इसे निकाला जाए। लेकिन अगर सारी जो जमातें बैठ के फैसला करेंगी वो हमें सबको काबिल कबूल होगा। और मैं समझता हूँ कि वो कंसेंसस ऑलमोस्ट हमारे दरमियान बिल्ड हो चुके हैं। बस ऐलान का इंतजार आप करें, इंशाल्लाह जल्दी सारी बातें सब। तो बस ऐलान होना बाकी है। अच्छा, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं, उसके बाद आते हैं। तो ये जो ऑर्डिनेंस जिसके आज वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है कि वज़रा और मेंबरान पार्लियामेंट अब इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे, क्या ये फैसला दुरुस्त है? ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन का जो ज़ाब्ता अखलाक है उसमें जो कानून है उसमें तब्दीली का फैसला किया और कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो उस हवाले से एक ऑर्डिनेंस की मंजूरी वफाकी काबीना ने दी है, और वो ये कि वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस भी जो है वो इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने ट्वीट की, एक तो उन्होंने इस कानून का हवाला दिया, दूसरा सोशल मीडिया के हवाले से था। लेकिन
ये जो क्योंकि कानून है, बल्दियाती इंतखाबात हो या कोई और ज़िमनी इंतखाब हो, तो उस वक्त जो है वो हम देखते हैं शो कॉज नोटिस जो है वो जारी होते रहते हैं। अब हुकूमत ने ये जो कानून में तब्दीली का फैसला किया है, क्या ये दुरुस्त है या नहीं? शैला रजा साहबा, क्योंकि आप लोगों की, मैं मेरे ख्याल है अब्बासी साहब के पास बाद में जाता हूँ, बट आप लोग सिंध में हैं, हुकूमत में हैं, आप इस फैसले के बारे में क्या कहती हैं? ठीक फैसला है कि नहीं? देखिए, पार्टी की तो बात मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं नहीं समझती कि ये ठीक फैसला है, क्योंकि बहरहाल जब आप मिनिस्टर होते हैं, एमपीए होते हैं, आपके पास इख्तियारात होते हैं। अभी डीआई खान में ये बात सामने आई कि गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने कोई गली, कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जहां उन्होंने काम शुरू ना करवाना शुरू कर दिया हो। और उससे पहले भी हमने जीबी में और कश्मीर में देखा कि किस तरह से वो नज़र आए। तो मैं नहीं समझती इसे। अब पार्टी क्या डिसाइड करती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहैसियत शहला रजा, क्योंकि पार्टी में अभी ये डिस्कस नहीं हुआ, तो मैं यही कहूंगी कि मैं इसे सही नहीं समझती। दो बातों के मैं जवाब आपके इजाजत से देना चाहती हूँ। जनाब हसन खावर साहब ने कहा कि ये पीएमएलएन और पीपी एक दूसरे से यूं करते हैं और ये एक साथ नहीं हो सकते। देखिए, इलेक्शन हमारे दरमियान लड़ा जाएगा। जब हम पीडीएम में थे, जब भी गिलगित बल्तिस्तान में हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। हाँ, हम बहुत सारी जगह इख्तलाफात हो जाते हैं क्योंकि हमारे नजरियात मुख्तलिफ हैं। तो आपने मौका दिया है अपनी नाअहली, अपनी नालायकी से कि मिनिमम पॉइंट ऑफ एजेंडा पे हम आ जाएं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम तो एक अलग अलग पार्टी के लोग हैं ना। आप देखिए, जस्टिस वजी, अकबर एस बाबर, आपके मोहसिन बेग, कोई है आपके साथ आपका पुराना वाला, फौजिया कसूरी, फिर आपने कहा ये कराची का हक जी, आपने तमाम सूबों को तो 40-40 बिलियन दिए हैं। हमारे जो हैं वो हमने कहा था कि आप हमें 42 बिलियन दें, आपने 35 पे राजी हुए, उसमें से आपने सिर्फ 3 बिलियन दिए। आप कराची के हक की बात करते हैं। आप तो सूबों के दरमियान तफावत डाल रहे हैं कि फेडरल में और सूबों में इस कदर आपने गलत बात की है ये कि सब हैरान है कि ये 2014 से चल रही थी कि रिटर्न्स, टैक्स रिटर्न्स जो है वो किसी भी मद में किसी वक्त जमा कराए जा सकते हैं। फिर अगस्त 16 में ये चेंज हुआ और उसके बाद तमाम सूबों ने अपने अपने बनाए कि फेडरल से ये शेयर चाहिए। हमने 42 बिलियन का बनाया, सबको तो आपने 40-40 दिए और हमें 35 कह के 3 बिलियन दिए। ये आप जरा सोच समझ के बोला करें। दूसरी बात यह है कि जो तेल की कीमतों का आप जिक्र करते हैं और आपके यहां से कहा जाता है कि फरजंदे जरदारी ये तेल जो है वो बनी गाला से नहीं निकलता, तो भाई हमारे जमाने में भी जब इंटरनेशनल मार्केट में 149 लीटर पर बैरल था तो बिलावल हाउस से नहीं निकलता था। मुस्लिम लीग के जमाने में भी जो है रायविंड से नहीं निकलता था। उस वक्त तो असद उमर बड़े हिसाब किताब देते थे कि हुकूमत इतना कमाती है, इतना नहीं। तो अभी तो आप देखिए कि कहां पहुंच गए। तो जरा थोड़ा सा सोच समझ के किया करें। अब देखें, आपने एक बात और की इन्होंने कि ये सारे इत्तेहादी एतमाद की बात कर रहे हैं। जी नहीं, इत्तेहादी अदम एतमाद कर रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं बढ़ती कीमतों से, इन सब से, लेकिन रियासत ठीक है। चलें, आपका जरा वो जवाब आ गया। मैं ये कोड ऑफ कंडक्ट वाले इशू पे जरा वापस आता हूँ। हसन खावर साहब, ये फैसला ठीक है? देखिए, इससे एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसमें जो शैला साहिबा का मौक़िफ़ है कि मिनिस्टर्स होते हैं, इख्तियार होता है उनके पास, उनका एक असर और रसूख होता है। और ये कानून मौजूद होने की वजह भी यही थी कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो चाहे किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक़ रखता हो, हुकूमत का हो या अपोजिशन का हो, तो वो उसे उस इलेक्शन के अंदर मिले। लेकिन इससे वो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म नहीं होगी। मसला ये है कि जो लोग हुकूमत में होते हैं उनके पास इख्तियार होता है और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए इलेक्शन के अंदर। और ये प्रिंसिपल पहले भी स्टैंड करता है, आज भी स्टैंड करता है। लेकिन इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेना और इख्तियारात का जो इस्तेमाल है, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक शख्स इलेक्शन कैंपेन में नहीं भी जा सकता और फिर भी इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है, और एक शख्स जा भी रहा है इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो जब आपने अपनी पार्टी पोजीशन वाज़ेह करनी है, आपने बताना है कि हमारे जो पार्टी के लीडरान हैं वो जाकर आवाम से एंगेज करते हैं, वो है पार्टिसिपेशन। इख्तियारात का इस्तेमाल तो ममनू है और होना भी चाहिए और हम उसके पीछे स्टैंड करते हैं। लेकिन इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेशन, क्या ये लकीर खींची जा सकती है कि जहां पर
एक MNA या एक वजीर जो है वो उस इलाके में भी जाए। देखिए वो आपकी बात ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अभी भी आप अनाउंस नहीं कर सकते, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन क्या ये लकीर खींची जा सकती है कि एक वफाकी वजीर किसी हल्के में भी जाए और वहाँ पर जो लोगों को जो है वो कैंपेन भी करे, लोगों से कहे कि देखिए आप हमें वोट दें, लेकिन जो है वो साथ जो है वो अपने इख्तियारात का भी जो है वो किसी भी तरह, या इख्तियारात प्रोटोकॉल इसमें सारी चीज़ें आ जाती, पूरा पैकेज है ना जी, तो उसका एक गलत इस्तेमाल जो है वो ना हो। नहीं, बिल्कुल फर्क है रहमान, बिल्कुल फर्क है। देखिए इख्तियारात का इस्तेमाल तो मैंने आपसे पहले भी कहा, कल भी मना है, आज भी मना है और हमेशा मना रहना चाहिए, इसके पीछे तो हम स्टैंड करते हैं। लेकिन जाकर लोगों से बातचीत करना, अवामी राब्ता करना, वो एक बहरहाल एक दूसरा अमल है। ये सारा वक्त जब कोई बात करता है वो कहते हैं जी नोटिस आ गया। अब आपके जो लीडर हैं, अवाम के लीडर, हुकूमत जब होगी तो हुकूमत किसी ना किसी ओहदे पे होंगे, वो जाकर अवाम से एंगेज करने का हक तो होना चाहिए। यही हमारा ख्याल है। इसलिए ऑर्डिनेंस कल को जब असेंबली में पेश होगा इस पे ये डिबेट हो सकती है। और अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा दूसरी बात का भी उनको जवाब देना चाहता हूँ कि देखें वो जो ये कह रही हैं शहनाज साहिबा कि हम इकट्ठे हो गए, 3.5 साल लग गए ना। पहले भी ये, अब उन्होंने कहा कि हमारा, पहले जावेद साहब ने भी कहा कि अब हम इकट्ठे होने वाले हैं, एक पेज पे आ गए हैं। पहले भी तो अनाउंस हुआ था, पहले भी तो सारे PDM का पार्ट थे। फिर जो बुनियादी इनके डिफरेंसेस हैं एजेंडा का, सियासत का, वो आड़े आया ना, और आखिरी वक्त के ऊपर सब अलग हो गए। आज भी यही है। मैं तो ये बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुश्मनी में खान साहब के अगेंस्ट ये सारे एक हैं, लेकिन उसके आगे रास्ते जुदा जुदा हैं। और उसकी वजह ये है कि इन पार्टीज का DNA एक है, और वो DNA है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चीज का नाम है, और यही वजह है। देखिए जब हमारे इत्तेहादी कोई बात करते हैं हम उसे इख्तिलाफ राय समझते हैं, उनकी बात सुनते भी हैं, फीडबैक भी लेते हैं, अपनी स्ट्रेटजी चेंज भी करते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में क्योंकि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, तो इख्तिलाफ राय की गुंजाइश नहीं। जब ये इख्तिलाफ राय को देखते हैं तो ये हैरान होते हैं, कहते हैं अदम एतमाद हो गया। इनकी पार्टियों में वाकई इख्तिलाफ राय को अदम एतमाद समझा जाता है। मैं समझ सकता हूँ इनकी पोजीशन, क्योंकि जो खानदान रूल कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। जब कोई दूसरी राय देता है ये कहते हैं अदम एतमाद हो गया। लेकिन तहरीक इंसाफ क्योंकि जमहूरी पार्टी है, हमारा ये कल्चर नहीं है। लोकल गवर्नमेंट के एक्ट में भी आपने देखा कि जब हमारे इत्तेहादियों ने कमेंट दिया हमने इनकॉर्पोरेट किया, तो ये कल्चरल फर्क है। ये समझेंगे तो हमारी बात समझ आएगी। अच्छा, मैं मगर ये जरा इस पे वापस आते हैं। अब्बास साहब आपकी क्या राय है सर, ये गवर्नमेंट को क्या डिसएडवांटेज नहीं होता? अब जिस तरह से बल्दियाती इंतखाबात हैं, जो हुकूमत होती है, अगर उसके वज़रा जो हैं या उसके बड़े नाम जो हैं, ज़ाहिर बात है वो वज़रा होंगे या मेंबरान असेंबली होंगे, वो हल्के के अंदर ना जा सकें या कैंपेन ना कर सकें, तो क्या ये गवर्नमेंट डिसएडवांटेज पे आ जाती है और गवर्नमेंट को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, जो हसन खावर साहब बात कर रहे हैं? देखिए आज़ाद साहब, मुझे अभी ये नहीं पता कि पार्टी पोजीशन इस पे क्या होगी, क्योंकि आज ही बात हुई है, उस पे अभी कोई मीटिंग। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि हुकूमत डिफाइन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हुकूमत क्या होती है। हुकूमत होती है प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, उनको तो बहरहाल हर सूरत ममनू होना चाहिए। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि मेंबर पार्लियामेंट को या सूबाई असेंबली के मेंबरान के ऊपर ये कदम नहीं होनी चाहिए कि वो अपने हल्कों में ना जा सके। अब जब बल्दियाती इंतखाब, दूसरे इंतखाब जो है, ये आप डिस्टिंक्शन ये कर रहे हैं कि मेंबरान को इजाजत हो, लेकिन हुकूमत जिसमें वज़रा भी शामिल है जी वो भी ना जा सके, या वो जा सके? नहीं, हुकूमत को नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा कि हुकूमत डिफाइंड है कि हुकूमत क्या है। हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि वो प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, उनको तो किसी सूरत में इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो जाकर, नहीं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके पास पैसा होता है, वो स्कीमें दे सकते हैं। अब चूंकि पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हो रहे हैं, बल्दियाती भी, दूसरे इलेक्शन भी, मेंबर जो सूबाई असेंबली का मेंबर है और कौमी असेंबली का मेंबर है, उसको आप किसी सूरत में रोक सकते हैं। अगर आप रोकेंगे फिर भी वो अपने हल्के में मौजूद रहेगा, क्योंकि उसकी ये किस तरह हो सकता है कि वो अपनी सियासी मामलात में वो शामिल ना हो। ये फैसले उन्हें नहीं करने हैं, वो बैठा है। तो मेरा जाती ये राय है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर और सूबाई असेंबली के मेंबर पर यह कदम नहीं होनी चाहिए। उन्हें इजाजत होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत को यह इजाजत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सही। मैं तो आप ये क्या कोई लकीर, मैं एक मिनट शाला साहब एक मिनट दीजिएगा, मगर ये जो मैंने लकीर खींच दी है अब्बास साहब, लेकिन
को नहीं जाना नहीं, चाहिए। लेकिन सर वो जहां पे लाइन ड्रॉ हो रही थी, जो लाइन ड्रॉ हो रही थी कि जाना हल्के में मौजूद होना वो एक बात है, लेकिन इख्तियारात का इस्तेमाल जायज या नाजायज इस्तेमाल वो एक और बात है कि आप हल्के के अंदर जाएं तो सही, लेकिन आप वहां पर स्कीमें और ये प्रोजेक्ट्स ना अनाउंस करें। नहीं, वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं कर सकता, वो हुकूमत कर सकती है। और अगर आप इलेक्शन करवाते हैं, आप बलदियाती इलेक्शन कराते हैं, तो फिर डरते क्यों हैं? मेंबरान को जाना चाहिए, जाकर बात करनी चाहिए, अपनी पार्टी की कैंपेन करनी चाहिए। अगर जमाती बेसिस पे इलेक्शन है तो अगर आप इनको कैंपेन करने की इजाजत नहीं देते तो फिर किस तरह का इलेक्शन है? ये मेरी जाती राय है। मैंने अभी पहले कहा कि मुझे पार्टी का नहीं पता, लेकिन जाती तौर पर मैं समझता हूं कि मेंबरान को ऊपर कदम बिल्कुल गलत है। हुकूमत को मुकम्मल तौर पर पाबंदी होनी चाहिए। कोई भी हुकूमत हो, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके वज़रा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जाकर कैंपेन न करें। मेंबरान की कैंपेन की इजाजत होनी चाहिए। ये मेरी जाती राय है। देखिए क्या, अच्छा चले, मैं जरा ब्रेक के बाद इसी पर जरा कंटिन्यू करते हैं। शैला साहब और हसन साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन क्या ये ऐसा हो सकता है? और फिर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं उन पर भी अभी हमने पिछले दिनों में बहुत बहस सुनी है। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इससे पहले कि हम अपनी तीसरी जो स्टोरी है उसकी तरफ जाएं, ये जो महंगाई वाला इशू है और जो कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बढ़ी हैं, क्या इसमें आवाम को कुछ रिलीफ दिया जा सकता है या नहीं? शैला साहब, जो तजवीज़ जो अब्बासी साहब बात कर रहे थे चेंज वाली, ये कोड ऑफ कंडक्ट वाली, आप कुछ कहना चाह रही थी उसके ऊपर? मैं यही कहना चाह रही थी कि देखिए, हुकूमत का, फेडरल हुकूमत का मतलब है वजीर आजम और कैबिनेट, और सूबाई हुकूमत का मतलब है वजीर आला और कैबिनेट। तो इन पे बिल्कुल पाबंदी मुझे सही लगती है, और MPs और MNAs को इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसको ऑर्डिनेंस के बजाय असेंबली में लाएं और एक बहस का दरवाजा खोले तो बहुत अच्छी चीजें सामने आ सकती हैं। तो बेहतर यही है कि ऑर्डिनेंस ना हो, इसको बहस कराई जाए। अदरवाइज तो कैबिनेट और वजीर आला और कैबिनेट और वजीर आजम को अलाउ नहीं होना चाहिए, और ना है शायद आइन में। ठीक है हसन साहब, ये तहफ़्फ़ुज़ात तो ज़ाहिर बात है, इस पर सारे शोकॉज नोटिस सर सबको ही मिलता है, ऑपोजिशन वालों को भी मिलता है, गवर्नमेंट को भी जो है वो मिलता है। तो ऑर्डिनेंस से बेहतर था पार्लियामेंट में ले आते, ऐसा ना सारे मिलकर जो है वो ये चेंज कर लेते। आगे आएगा पार्लियामेंट में भी, लेकिन देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले जो लोकल, देखिए पहले जब नेशनल इलेक्शंस होते थे तो इंटरिम गवर्नमेंट होती है, और लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन थे वो पार्टी की बुनियादों पे नहीं हुए। अब जब पार्टी की बुनियादों पे होंगे तो हम क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़े, लेकिन हमारी पार्टी की कोई लीडरशिप जो है वो वहाँ पे ना मौजूद हो, यानी पूरा इस्लामाबाद पूरे हम बैन कर दें आना कि जी हमारे जितने वुज़रा हैं, जो लोग उन्होंने कहा वुज़रा और वज़ीर आज़म, वुज़रा वज़ीर आज़म, वुज़रा तो सारे, उन्होंने कहा वुज़रा वज़ीर आज़म को माइनस कर दे, बाकी आ जाएं। वो तो अब्बासी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि तमाम हमारी जो लीडरशिप है वो शायद है कि गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है ना। हमारी गवर्नमेंट KP से तो लोगों ने नहीं आना, फेडरल गवर्नमेंट से या पंजाब से ही आना है। अब मैं आपको फिर ये कहूंगा कि देखिए, इख्तियारात का जिसने नाजायज इस्तेमाल करना है उसके लिए खुद फिजिकली आना जरूरी नहीं है, वो एक अलग मामला है। जाकर अवाम से राब्ता करना एक अलग चीज है। इख्तियारात का इस्तेमाल बिल्कुल बंद होना चाहिए, है भी, हम उसके पीछे हैं, लेकिन हम जो फिजिकल विजिट है उसको उससे क्यों मिला रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। क्या अगर वज़ीर आज़म या हमारे वुज़रा या हमारे लोग हुकूमत के दफ्तरों में बैठे होंगे तो क्या वो इख्तियारात नहीं रहेंगे उनके पास? रहेंगे ना। तो ये दो डिफरेंट बातें हैं जिनको मिलाया जा रहा है। बहरहाल अब्बासी साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैडम शहला का भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज है। अच्छा सर, चले मैं नेक्स्ट खबर पे जरा, ये क्योंकि ये इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। हुकूमत ने, आपका कहना था, बड़ी कोशिश कर रही है हुकूमत, आपसे जब भी शोज़ में बात होती है कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए। ज़ाहिर बात है ये सूबाई जो है वो लेवल पर जो है वो हुकूमत का, सूबाई हुकूमत के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। आपने कहा कि हम पूरी कोशिश करें कि अजनास की, खाने पीने की चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल करें। तो ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, अब इससे एक चेंज जो है वो रिएक्शन शुरू है। क्या हुकूमत क्या सोच रही है? कीमत तो आपने ठीक है कह दिया, आलमी मंडी में बढ़ी है, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं, लेकिन उसके बाद जो रिलीफ देने के लिए इकदाम हैं
क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि आवाम को रिलीफ दे सके कि ये जो एक महंगाई की पूरी लहर आनी है इस पर जो है वो लोगों को कुछ कुशन मिल सके? जी बिल्कुल, दोनों आपके सवाल बजाएं। देखें, पहले मैं एक बात बड़ी वाज़ेह है रिहान, और वो ये है कि हुकूमत ने जब भी किसी को रिलीफ देना है, कोई चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, अगर उसको कम करना है, बहरहाल कॉस्ट जो है वो अवाम ने दी, आज भी दे सकती है, कल भी दे सकती है, लेकिन प्राइस हमेशा अवाम पे करेगी। हुकूमतों के पास और कोई जरिया नहीं है। जब आपकी इंपोर्ट प्राइस बढ़ती है फ्यूल की, तो हुकूमत के पास दो रास्ते होते हैं, क्या वो पास ऑन कर दे, और अगर वो पास ऑन नहीं करेगी तो वो कर्जा ले ले, क्योंकि हम पैसे तो है नहीं हुकूमत के पास होते, वो कर्जा लेकर कल को सूद के साथ अवाम उसको वापस कर दे। होता ये रहा है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की ये टेंडेंसी रही है कि जी आगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू किक द कैन डाउन द रोड, कि चलो जी अभी पास ऑन ना करो, कर्जा ले लो, 1.5-2 साल के बाद जो है अगले देंगे। हम लोग इन चीजों में बिलीव नहीं करते। जो प्राइस है वो पास ऑन हो रही है, जब नीचे जाएंगी वो फायदा भी पास ऑन होगा। तो ये बात क्लियर है। दूसरा, महंगाई की जब आप बात करते हैं, ये बात भी हकीकत नहीं, है मगर इसमें दरमियान में हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। लेट्स से क्या आलमी मंडी में आप कह रहे हैं खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ गई, ये भी दरमियान में क्योंकि आर्गूमेंट दिया जाता रहा इन्फ्लेशन पे, पेट्रोल पे भी आपका यही आर्गूमेंट है। तो अगर वहां बढ़ती हैं तो इसमें दरमियान में हुकूमत का कोई किरदार नहीं है कि लोगों को क्वेश्चन जो है वो किस तरह से दिया जा सके। मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखिए, नहीं, जब आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, तो हुकूमत के पास सिर्फ एक क्वेश्चन है कि हुकूमत वो ना बढ़े, आज ना पास ऑन करे, कल पास ऑन कर दे। और हमारी हुकूमत ने रोका भी है, और इसीलिए अगर आप इस साल का बजट उठा के देख लें और पेट्रोलियम लेवी का टारगेट देख लें और कलेक्शन देख लें, आपको 400 अरब का गैप नजर आएगा। ये वो 400 अरब है जो हुकूमत ने कॉस्ट पे किया है, क्योंकि पहले नहीं पास ऑन किया, उससे ज्यादा पसली नहीं थी, अब आगे पास ऑन करना पड़ा है। तो वो 400 अरब का फायदा तो हुकूमत पहले दे चुकी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आवाम के लिए रिलीफ क्या है। हमारा जो नया पाकिस्तान सेहत कार्ड है, इससे बड़ी तारीखी रिलीफ आज तक पाकिस्तान की तारीख में थी नहीं, कि आवाम को आपने जो हेल्थ का बजट है, आप बेहतर जानते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं, जिनके घरों में जब बीमारी आती है, उनकी नस्लें जो है वो कर्जे के अंदर जगड़ी जाती हैं। पहली दफा पाकिस्तान के अंदर जो होने जा रहा है कि हर फैमिली जो है वो अपना सेहत कार्ड उठाकर प्राइवेट सेक्टर से अपनी मर्जी से तसल्ली बख्श जो है इलाज करा रही है। हमारा जो एहसास कैश ट्रांसफर प्रोग्राम है वो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए है। हमारा जो एहसास राशन प्रोग्राम है वो 50% पॉपुलेशन के लिए है, वो भी अशाए खुर्दनोश के रिलीफ के लिए है। पंजाब हुकूमत ने जब शुगर इंपोर्ट करके सस्ती चीनी लोगों को दी, वो भी एक रिलीफ की फॉर्म थी। जो सस्ते बाजार हैं वो भी रिलीफ की फॉर्म है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बाज बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए है, बाज बड़े सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए, लेकिन ये सब रिलीफ मेजर्स। अच्छा, मैं एक ब्रेक वापस आ रहा हूँ, फिर अब्बासी साहब से और शाला साहब से पूछते हैं कि ये जो इक़दामात जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, क्या इनसे कोई फर्क पड़ा? महंगाई वाली जो बहस है तो इसको अब समेटना है। अब्बासी साहब, पहले आप जरा बता दीजिए, ये जो इक़दामात उन्होंने गिनवाए, एक तरफ तो ये हैं जो हसन खावर साहब जिनकी बात कर रहे हैं, दूसरा उन्होंने कहा ये अब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ती हैं तो हुकूमत एक हद तक तो उसको रोक सकती है। उन्होंने कहा 400 अरब रुपए का हमने घाटा खा लिया, लेकिन अब इससे ज्यादा और क्या करें अगर पास ऑन ना करें, कीमत तो बहरहाल अवाम को ही देनी है। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि इनके पास कोई टीम नहीं है। मसला ये है कि इन्होंने अभी तक इकानमी के ऊपर कोई काम नहीं किया। असल मसला ये है कि इन्होंने अपनी सारी जो टीम थी वो IMF के कहने पर रख लिया है। और आपने देखा कि जो एडवाइजर हैं फाइनेंस के, उन्होंने कई दफा कहा कि ये कीमतें हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमें IMF की डिमांड है, और IMF कहती है कि ये कीमतें बढ़ाएं। आज 3.5 साल हो गए, किसी एक एरिया में पेट्रोलियम की कीमत को जरा एक साइड पर रख लें, चीनी का आप देख लें, गंदम का देख लें, दवाइयों का देख लें, किस तरह उस पर कमीशन बनाए गए हैं, और कमीशन की रिपोर्ट्स आई हैं कि अरबों रुपयों का टीका आवाम को लगाया गया है, पैसे लूटे गए हैं। किस तरह वो कौन लोग हैं जो आज हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो आज 20 का हिस्सा हैं, जिन्होंने इस पेट्रोलियम में, गंदम में, चीनी में और दवाइयों में पैसा खाया है। एक के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। ये मैनेजमेंट का मसला है, जहां चीफ मिनिस्टर के पास, दोनों चीफ मिनिस्टर के पास ऐसे लोग बिठा दिए गए जहां गवर्नेंस के बड़े सीरियस इशू हैं। और अगर पेट्रोलियम की प्राइसेस दुनिया में महंगी होती है तो हुकूमतें हमेशा अपने लोगों को कुशन करती हैं, वो सारा पास ऑन नहीं करती, उसके लिए सब्सिडी देती हैं, वो बचाती हैं उस क्लास को जिस आदमी के आज 20 या 15 हज़ार रुपया तनख्वाह है,
वो किस तरह गुजारा कर सकता है, वो किस तरह अपने बच्चों की फीस दे सकता है, वो किस तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकता है, वो किस तरह गैस का बिल दे सकता है, वो किस तरह अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल में पेट्रोल या डीजल डलवा सकता है। ये जालिमाना सलूक जो इन्होंने किया है अवाम के साथ, इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं हो सकता। ये वो लोग थे जो कहते थे कि हम आएंगे और सारी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिस्ट बड़ी टीमें हमारे पास होंगी, दुनिया की इन्वेस्टमेंट आएगी, और फिर इन्होंने कहा कि आप अंडे रखें, मुर्गियां देसी पालें और कट्टे रखें, और आप ये उससे भी पीछे हट गए। कोई होमवर्क ना पहले किए गए ना आज है, एक काम तो आपको रात तक जावेद अब्बासी साहब, आपको ये प्योरली मैनेजमेंट का इशू नजर आता है। मैं अब जरा शाला साहब से पूछना, शाला साहब कोई रिलीफ, कोई मजीद रिलीफ हुकूमत दे सकती है? देखिए, एक तो मैं अब्बासी साहब की सारी बातों को सेकंड करती हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। अच्छा। और मैं इत्तफाक करती हूँ, सेकंड करती हूँ। दूसरी बात जो है वो ये है कि अभी हसन साहब कह रहे थे कि ये पहले भी नहीं चल सके, ये हो गया। आपके साथ तो सारे इत्तेहादी चल रहे हैं ना, आपके साथ तो सब कुछ एक पेज पे है। आपको एक रिलीफ दे सके? आप आइंदा भी नहीं दे सकते। आपके सारे लोग जो हैं वो यही कहेंगे कि 2 वक्त की नहीं 1 वक्त की रोटी खाओ, सफ़ेद चीनी सही नहीं है, 8 दाने कम कर लो। तो आप नहीं कर सकते। उसकी वजह यही है कि देखिए, हाथ अगर ऊपर हो तो आप किसी जगह बैठ तो सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते। और यही वजह है कि आज आवाम जो है वो परेशान है, आवाम कंगाल है, हुक्मरान खुशहाल है, एक टोला है वो खुशहाल है, उसको सब कुछ अच्छा लग रहा है पाकिस्तान में। तो बस इसीलिए हमारी लॉन्ग मार्च भी तैयार है। अच्छा, चले हसन खावर साहब 10 सेकंड एंड ये फाइनल कमेंट। देखिए, मैंने तो आपके सामने पूरी हुकूमत की परफॉर्मेंस रखी है। मैंने आपको बताया है कौन से तारीखी इकदाम दिए गए हैं। मैंने आपको नया पाकिस्तान सेहत कार्ड बताया है। बिल गेट्स पाकिस्तान में है। बिल गेट्स कह रहा है कि आपका प्रोग्राम जबरदस्त है, वैक्सीनेशन, एहसास प्रोग्राम। ये वो बातें हैं जो लोग देख रहे हैं, जो दुनिया देख रही है। बाकी सियासी बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल में मुल्क में जो चीजें अच्छी हो रही हैं, सबको सियासी मफादात से ऊपर जाकर उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब, जावेद अब्बासी साहब और शाला रजा साहब आज की इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद है। आज के प्रोग्राम से इतने, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।